नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नवज्ञान क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ओम्स लॉ। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर क्लास में रिपीट होता है ये लॉ। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि फिजिक्स में होता क्या है कि जैसे पार्टिकुलर कोई पर्सन है या एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, मतलब वो क्या करते हैं कि किसी चीज़ के पीछे की साइंस को जानने की ट्राई करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे नॉर्मली हम कोई भी चीज़, कोई भी काम होता है, सबको पता है कि जो भी कोई भी फिनोमिना हैपन हो रहा है इस पूरे वर्ल्ड में, वो क्या कहलाता है? साइंस, है ना। उसके पीछे कोई ना कोई साइंस काम कर रही होती है, तो वो उसके पीछे की साइंस को जानने की ट्राई करते हैं। इसीलिए उनको क्या बोल देते हैं हम? उनको बोल देते हैं कि साइंटिस्ट, है ना। तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने क्या ट्राई किया कि पहले जो हमें पता था कि करंट पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक करंट की कोई कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, और इंसुलेटर है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। सीधी बात है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाएं और वो वीडियोस देखें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि करंट में फ्लो हो रहा है किसी वायर में से, और उसके जैसे दो एंड्स हैं ए और बी, और इनके बीच यहाँ कुछ पोटेंशियल था, यहाँ है पोटेंशियल बी। तो ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वी ए और वी बी, यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी पढ़ा, करंट के बारे में भी पढ़ा। तो ओम्स ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो ये करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, आई करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें और इनके पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन हो सकता है या नहीं। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और 1827 में इन्होंने क्या बताया? अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ओम्स ने बताया कि जो पोटेंशियल है विच फ्लोज इन द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, ये जो एंड हैं, दो क्रॉस सेक्शन एंड हैं ए और बी, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग इन द वायर। ठीक है, इस तार में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इसके पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन इट। तो करंट फ्लोइंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका पोटेंशियल। उसके बाद देखते हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब सबको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे हम हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे वहां पे? जैसे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो कोई भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करेंगे। ये आ गया अपना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन तो इजीली आपको समझ में आ गई होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन इट। इससे ये इक्वेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो इससे इजीली समझ में आ रहा होगा आपको, इसीलिए इसकी डेफिनेशन नोट डाउन नहीं की है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आराम से आप सुने और इसको नोट डाउन कर लें, अगर नोट डाउन करना है तो आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आर क्या है? अभी बताया मैंने आपको, आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है आर, विच इज कॉल्ड, और इसको क्या बोलेंगे? विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इस आर को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ये किसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था? ये रेजिस्टेंस था। अब ये रेजिस्टेंस क्या काम करता है आपको बात बताते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करेगा कि ये करंट की सप्लाई को अपोज करेगा। जैसे कोई कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो 100 एम्पियर करंट दे रहे हैं हम, टोटल अमाउंट ऑफ करंट है वो क्या टोटल इसमें से पास आउट हो जाएगा? नहीं, कुछ अमाउंट क्या होगा? रेजिस्ट हो जाएगा। जैसे 98, 99.5, है ना, समथिंग अमाउंट क्या हो जाता है, मतलब इस कंडक्टर में रुक जाएगा, टोटल करंट पास नहीं हो पाएगा। तो क्या है, इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी है जो इस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? अब रेजिस्टेंस की बात करें कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं यहां से हम, कि रेजिस्टेंस सीधी सिंपल सी बात देखिए, ये प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है विच अपोज, ठीक है, अपोज और रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन इट।
ये इसमें से करंट की सप्लाई को क्या करेगी, रेस्ट्रिक्ट करेगी, मना करेगी, उसको अपोज करेगी, कुछ समय के लिए रोकने का काम करेगी। तो सिंपल सी बात है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के तो लगा है कि जितना अमाउंट में ज़्यादा करंट होगा आपका, है ना। तो देखो इसको रेजिस्टेंस को निकाल के भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ से आर निकालूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो आर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, ठीक है। मतलब इसी को क्या बोल सकते हैं, सिंपल ऊपर वाला बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। दैट मीन्स जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा किसी भी कंडक्टर का तो करंट की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और करंट की सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं कि डिनोट किससे किया जाएगा। तो जर्मन फिजिसिस्ट थे, कौन, ये सर जॉर्ज सिमन ओम्स, ठीक है, इन्होंने ला दिया था। तो सिंपल सी बात है, इसको डिनोट भी किससे करेंगे, इसको डिनोट किया जाता है जर्मन लेटर से, ग्रीक लेटर से, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओम। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है ओम, इसको क्या बोला जाएगा, ओम बोला जाएगा। तो इससे इसको डिनोट करेंगे, इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी नोटेशन दे दी इसको ओम। तो मैं बात करूंगा 1 ओम कब होगा, भी रेजिस्टेंस में ले लूँ 1 ओम। सिंपल सी बात थी कि आर आपका इज इक्वल टू था वी बाई आई के। तो पोटेंशियल को हम पता ही है वोल्ट में मेजर करती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट, और करंट कब होगा, जब 1 एम्पियर करंट हो। तो क्या कहलाएगा आपका रेजिस्टेंस, कहलाएगा 1 ओम। तो 1 ओम की डेफिनेशन कितनी क्या हो जाएगी, सिंपल सी, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस जब आपका 1 वोल्ट हो और किसी वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, तो वहाँ का जो रेजिस्टेंस था वो क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। तो 1 ओम की डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ से। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए वायर, या फिर कंडक्टर कोई भी, ठीक है, ऐसी चीज जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, फ्लो होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट निकालेंगे, नहीं। ऑफ ए वायर इज 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर करंट flows in it, then resistance is said to be 1 ओम। तो रेजिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। यहाँ से ही देखिए नहीं तो ओम क्या आ जाता है आपका, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर आ जाएगा ओम आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अब रेजिस्टेंस तो ये प्रॉपर्टी थी कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज और रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट की सप्लाई को रोके, वो रेजिस्टेंस। अब ये डिवाइस का नाम हो गया रेजिस्टेंस, और इसकी प्रॉपर्टी क्या लाएगी आपके पास, रेजिस्टिविटी, वो भी देखते हैं अभी नेक्स्ट टर्म में। पहले मैं बात कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मतलब वेरी करवाना है मेरे को रेजिस्टेंस कि करंट, कोई डिवाइस है मेरे पास, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें करंट की सप्लाई जा रही थी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के कारण इसकी करंट की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टेंस तो यही काम करेगा, मेरे को करंट की सप्लाई बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो ये डिवाइस विच इज यूज्ड किसके लिए काम करेगी, ये डिवाइस रेजिस्टेंस को वेरी करवाने में, अप और डाउन करने के लिए, विच इज यूज्ड टू वेरी चेंज, जिसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड रियोस्टेट, और उस डिवाइस को क्या बोलेंगे हम, रियोस्टेट बोलेंगे उसको, ठीक है। इसका सिंबल तो देखा ही होगा, आपने नहीं देखा तो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये आपका जनरल रेजिस्टेंस का सिंबल था, तो इसको दिखाएंगे ये वाली रियोस्टेट, या फिर इसका सेकंड सिंबल होता है फ्रेंड्स, यहाँ से लेके आएंगे ये। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हम नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स वीआई ग्राफ। अभी हमने पोटेंशियल और करंट का रिलेशन देखा था कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका करंट के, है ना। तो वीआई ग्राफ देखते हैं हम। तो जैसे एक इसमें क्या होगा, सिंपल सा हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक साइड हम लिख देंगे पोटेंशियल और एक साइड लिख देंगे करंट। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो देखिए जैसे ये ओरिजिन था आपका, सेंटर बोल लीजिए, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का गैप ले लिए,
आप, ठीक है, एक का गैप ले लें, वो आप पे डिपेंड है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का गैप ले रहे हैं हम 1 का। तो बात करूँ, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस 1 था तो करंट फ्लो कर रहा था मान लो आपके पास 2 एम्पियर। तो जैसे जैसे हर पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे 1 वोल्ट होगा, कितना करंट बढ़ता जाएगा 2 एम्पियर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, मतलब करंट भी आपका बढ़ता जाएगा। जैसे 2 लिया तो आपका करंट हो गया मान लो 4 एम्पियर, 3 लिया तो 5 हो गया, 6 हो गया, लेकिन बढ़ाना है आपको 6 एम्पियर, ठीक है। 4 पे हो गया 8 एम्पियर, 5 पे हो गया आपका 10 एम्पियर, ठीक है। इसको जैसे ये आप ओरिजिन से मिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये हमें पता था कि पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे कि पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ होता है वो क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। तो लिख सकते हैं इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, या फिर इट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। ये कैसा ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें इसकी लिमिटेशन, क्योंकि कोई भी चीज़ हो है ना, उनका कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स भी हो जाता है। तो देखते हैं कि क्या ये सभी चीज़ों पे एप्लीकेबल है ओम्स लॉ, या इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं या ड्रॉबैक्स हैं। तो देखिए इसकी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की भी लिमिटेशंस हैं, कि क्या लिमिटेशंस हैं, इट डजंट टेल अबाउट, या वेरीफाई बोल देंगे, डजंट टेल अबाउट द बिहेवियर ऑफ डायोड्स। तो ओम्स लॉ की भी क्या लिमिटेशंस है फ्रेंड्स, कि डायोड्स के बिहेवियर को नहीं बता पाया था। ओम्स लॉ था पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, है ना, तो लेकिन ये डायोड्स के बारे में, डायोड्स के बिहेवियर के बारे में नहीं बता पाया था। आप जिसको नहीं पता डायोड्स क्या होते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि दीज आर द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं आप, कि ये वो डिवाइसेज होते हैं जिनकी वजह से करंट यूनिडायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, कि करंट को ये एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाती हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इनकी एक ही लिमिटेशंस थी कि ये सिर्फ डायोड्स के बारे में, डायोड्स के बिहेवियर के बारे में नहीं बता पाए थे, कि पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज हो रही, या करंट क्यों नहीं चेंज हो रहा। तो ये इसका लिमिटेशंस था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टर्म्स की, रेजिस्टेंस अपना डिपेंड किस किस टर्म्स पे करेगा, किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को हमने लिखा था रियोस्टेट की वजह से भी वेरी करवा सकते हैं, और भी फैक्टर हैं क्या जिनकी वजह से हम रेजिस्टेंस को वेरी करवा पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, कि रेजिस्टेंस किन किन टॉपिक्स पे, किन टर्म्स पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, रेजिस्टेंस आपने देखा ही था कि आर, तो पहला फैक्टर है कि मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर लेंगे हम, है ना, जिसमें से करंट फ्लो करवाना है आपको, उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसको भी समझते हैं। सेकंड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन पे मेनली बेस्ड होगा। इनके अलावा भी फैक्टर हैं कुछ जिन पे ये डिपेंड करेगा, जैसे कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि आपने कौन सा सब्सटेंस या कंडक्टर यूज किया है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, और बहुत ही स्लाइटली सा डिपेंड करेगा ये टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस का टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं क्या करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको कम या ज़्यादा वेरी करवाने के लिए। लेकिन मेनली आपके पास दो ही फैक्टर हैं, तो इन दोनों फैक्टर्स को देखते हैं हम, समझते हैं आप अच्छे से। जैसे
यहाँ पे समझते हैं पहले कि पहली बात की है मैंने, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। करंट मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है करंट की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दोनों टर्म्स को समझेंगे फिर। और सेकंड पढ़ा है हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जितना एरिया बढ़ा देंगे हम कंडक्टर का, कंडक्टिंग सब्सटेंस का, उतना क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका कम। तो इसको समझें आप, जैसे ये कंडक्टर था आपका, ठीक है, इसमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे करंट फ्लो हुआ इसमें से, तो इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपस में क्या करना स्टार्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है, ये कोलाइड करेंगे। अब इसकी लेंथ मिनिमम है तो इसका कोलिजन क्या होगा, एक बार दो बार, एक कोलिजन यहाँ पे हो जाएगा, दो तीन बार कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूँ तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो इनका कोलिजन क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा कोलिजन हो जाएगा। ज़्यादा कोलिजन होगा तो कोलिजन क्या करता है, किसी भी स्पीड को कम कर देगा, तो दैट मीन्स यहाँ से करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। दैट मीन्स लेंथ के हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये अपना कंडक्टर था, इसका यदि मैं एरिया बढ़ा दूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए स्टूडेंट्स की जैसे मैंने एरिया बढ़ाया तो ये आपके पास हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये कोलाइड करेंगे, और जैसे ये चार थे या फिर ये सब्सटेंस हैं तो कोलिजन क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। जैसे इन्हीं चार को लूँ मैं और एरिया मैं डबल कर दूं या बढ़ा दूं एरिया, तो देखिए इनका कोलिजन कम हो जाएगा, क्योंकि इनको पास आउट होने के लिए, गुजरने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है, तो क्यों लड़ेंगे, है ना भाई। जैसे स्पेस कम होगा तभी तो लड़ेंगे ये इनके साथ, और लड़ेंगे तो सीधी बात है हमेशा लड़ने से फायदा तो होना नहीं किसी का, नुकसान ही होना है ना। तो और नुकसान यहाँ किसका हो रहा है, करंट का, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं बट रही है, यहाँ सिर्फ करंट बट रहा है इनके बीच में, कि करंट के लिए लड़ रहे हैं ये, तो करंट को ले जाएंगे, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, कम हो जाएगा करंट। यहाँ पे कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आराम से पास आउट हो जाएंगे, दैट मीन्स ऐसा कोई इश्यू नहीं। तो करंट सेम रहेगा, दैट मीन्स रेजिस्टेंस कम लगा है तभी तो करंट ज़्यादा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका एरिया के। तो कंबाइन कर लीजिए आप, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, L/E। तो अभी मैंने बताया डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट आएगा, कोई भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसको भी हटाते हैं, R हटाया मैंने, R आ गया, कांस्टेंट हटाया तो ये आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये आ गया आपका रो, ठीक है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं रो, ठीक। तो ये आ गया आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रो। यहाँ पे रो क्या कहलाएगा, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी, इसको बोलेंगे आप रेजिस्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर, या तो इसको कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर बोलेंगे या बोलेंगे इसको रेजिस्टिविटी। अब यहाँ से एक बार देखते हैं कि रेजिस्टिविटी आ क्या जाएगी। देखो R था आपका रो इंटू L/E, तो रेजिस्टिविटी निकालें आप, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, R इंटू A/L, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या था आपका, ओम, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर में मेजर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, रो आ गया आपका ओम मीटर, इसको दूसरा नाम बोलते हैं माओ, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ गया आपका ओम मीटर, इसको बोलेंगे माओ, ठीक है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ न्यूमेरिकल्स विच इज़ बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा है तो उसके ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें, पहले इसको खुद से ट्राई करें, हाँ मुझे आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो को प्ले करें और वापस इसका सॉल्यूशन देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सिर्फ न्यूमेरिकल्स जब भी सोल्व करें तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज पढ़नी है कि क्या पूछना चाह रहा है, सारी टर्म्स आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है और आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कंप्लीट मैंने पढ़ा और कंप्लीट को सोल्व करने का ट्राई करेंगे तो पजल्ड हो जाएंगे। तो सिर्फ आप लैंग्वेज पढ़ते जाएं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए वायर, जैसे ये वायर था आपका ए और बी, और इसके बीच में इन टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है आपको 60 वोल्ट। व्हेन करंट इज 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, और सोर्स से ही मतलब यहाँ कोई सोर्स था, इससे करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट जा रहा है कितना 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, व्हाट करंट विल ड्रॉ,
कि करंट क्या होगा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, 60 वोल्ट से कितना कर दिया, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया आपके पास, तो ये बोल रहा है कि करंट कितना हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल सा अगर दो ट्रिक हैं इसकी, तो मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लिख लें आप, क्या दिया आपको, पोटेंशियल दिया है 60 वोल्ट, ओके। नेक्स्ट आपको दिया है करंट, आई दिया है आपको 4 एम्पियर। ठीक है, आर क्या होता है, वी बराबर होता है आपका आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो आप यहाँ से निकालेंगे आर, रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो वी अपॉन आई, तो 60 अपॉन कितना हो गया 4, कितना आ गया 15 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया आपका 15 ओम। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट करंट विल ड्रॉ, करंट निकालना है आपको, मतलब आई निकालना है, तो आई क्या होता है यहाँ से वी अपॉन आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो करंट निकालना है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए आपका 120, मटेरियल आपको सेम रखना है, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस तो वही है अभी भी, तो हो गया 15 से काटेंगे तो कितना होगा 15 8 जा 120, तो करंट आ गया आपका 8 एम्पियर। ये था आपका फर्स्ट मेथड, जिससे आपको एग्जाम्स में सोल्व करना है, जैसे एकेडमिक एग्जाम में ऐसे सोल्व करना है आपको। अगर कंपटीशन में यही बात पूछता हमसे कोई, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जब पोटेंशियल 60 था तो करंट था 4 एम्पियर, अगर मैंने इसको डबल किया 120 मतलब मल्टीप्लाई 2, तो इसको भी तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2, और ये सिंपल सा सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास 8 एम्पियर। ये बहुत आसान सी ट्रिक है, लेकिन ये सिर्फ आपको कंपटीशन में यूज़ करनी है, एकेडमिक में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, मार्क्स चाहिए तो कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सेकंड देखते हैं हम, सेकंड वाला भी सेम लैंग्वेज पे चलते जाएं। आप क्या दिया, ए वायर ऑफ लेंथ एल। ठीक है, लेंथ दी है आपको, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, लेंथ है आपके पास एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया है आपके पास ए, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और आपका के पास उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। रेजिस्टेंस होता है क्या आपका, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया था, क्या आया था रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, रख दो, इसकी जगह रखेंगे तो भी क्या आएगा, रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लेंथ कितनी है एल ही है, एरिया कितना है ए ही है, सेम यही टर्म आ गई, तो रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको 4 ओम। इस सारे की वैल्यू है आपके पास 4 ओम। देखो नेक्स्ट पूछा है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मटेरियल, इसी मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा, हैविंग लेंथ L/2, लेंथ को हाफ कर दिया उसने, एंड एरिया विल बी डबल्ड, और एरिया को कितना कर दिया 2 गुना कर दिया, डबल। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए ले रहा हूँ R'। ठीक है, रेजिस्टेंस होता क्या है रो इंटू L/A। ठीक है, लेंथ अपॉन एरिया। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट तो सेम, लेंथ को कर दिया मैंने हाफ और एरिया को कितना किया इसने डबल किया है, तो मैंने लिख दिया L की जगह लिख दिया L/2, हाफ हो गया, और एरिया की जगह लिख दिया 2A, क्योंकि एरिया क्या हो गया यहाँ पे आपके पास डबल हो गया है। तो इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया L रो इंटू L/2, ठीक है 2 इंटू A, ओके, ये हो गया 4, ये हो गया रो इंटू L/4A। ओके फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे 1/4 मैं साइड में ले रहा हूँ, रो इंटू आपके पास बच गया L/A। तो देखो आप फर्स्ट इक्वेशन से देख पा रहे हैं, रो इंटू L/A की वैल्यू क्या है आपके पास 4 ओम, मतलब इस टोटल की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 ओम। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप 4 ओम लिख सकते हैं, इजीली लिख दो 1/4 इंटू 4 ओम, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपका रेजिस्टेंस कितना बचेगा, यहाँ पे नया रेजिस्टेंस जो होगा वायर का वो आ जाएगा आपके पास 1 ओम। मतलब पहले कोई वायर था उसमें रेजिस्टेंस था 4 ओम, अगर उसकी लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस नया रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम। दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस कम हुआ है, क्योंकि लेंथ कम थी एरिया डबल हुआ है, तो ये हाफ यहाँ से ठीक है कम हुआ, हाफ यहाँ से कम हुआ, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कम हुई है तो कम होना था, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ा है तो सीधी बात है कम होना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका नया रेजिस्टेंस आ गया है 1 ओम। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि वो भी इसको सीख सकें। थैंक यू।